नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं राजनीतिक तर्कस। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने निरंतर 52 ईयर्स चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी और उन सेवाओं के बलबूते जो हमारे जिसको हम कह सकते हैं जो हमारे देश में सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है सरकार के द्वारा, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित विभूषित प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्रा पाल जी हमारे बीच में हैं। आइए जानते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के बाद जो काम सर्विस में होकर लोग नहीं कर पाते, वो सर्विस में रहते हुए तो किया ही किया, सर्विस के बाद रिटायरमेंट होने के बाद भी ऐसा कार्य किया कि सरकार को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित करना पड़ा। आइए जानते हैं प्रोफेसर सर से उनकी यात्रा के बारे में, पद्म श्री की यात्रा के बारे में। सर, आपकी यात्रा सर्विस में रहने के बाद भी, जहां लोग अपनी जिम्मेदारियों को उस हिसाब से नहीं निभा पाते, आपने सर्विस में रहते हुए तो जिम्मेदारियां निभाई। रिटायरमेंट के बाद भी आपने समाज के लिए इतनी सेवा करी कि आपको पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। क्या कहना चाहेंगे, कुछ हमारे को इस यात्रा के बारे में बताएं। हाँ, मैंने ये यात्रा बड़ी लंबी रही क्योंकि 52 साल तक मैंने काम किया, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। तो 1970 से मैंने ये साइंस में काम करना शुरू किया। तो मेरा शुरू की जो है ये अपना दिल्ली एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से ही मैंने नौकरी शुरू करी। उसके 3 साल के बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मुझे साइंस में थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ से छुट्टी लेके 2 साल के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कलकत्ता मास्टर ऑफ वेटरनरी पब्लिक हेल्थ करने के लिए गया। उसके बाद में फिर मैंने पीएचडी किया, उसके बाद में मैंने डीएससी किया। उसके बाद में मुझे ईश्वर की कृपा से फ़ॉरेन के काफ़ी असाइनमेंट मिले। उसके बाद में पहला मेरा जो फ़ॉरेन का असाइनमेंट था वो मैसी यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड का था। वहाँ हमने फर्स्ट टाइम क्रेप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस एक फंगस है जो कि करीब 7 लाख से ज़्यादा लोग हर साल इस बीमारी से मरते हैं। ये पशुओं में भी बीमारी होती है। तो हमने वहाँ फर्स्ट टाइम ये प्रूव किया न्यूजीलैंड में कि ये जो पिजन की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, ये एक्सक्रीटा कहते हैं कबूतरों का, उसमें ये पाया जाता है। उसके बाद में मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंटवर्प बेल्जियम, जो कि यूरोप का बहुत पायनियर ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट है। वहाँ हमने काम किया। उसके बाद में मुझे टोक्यो यूनिवर्सिटी, मैं ये इंडिया का, एशिया का पहला वेटरनेरियन हूँ जिसे मुझे ये जापान गवर्नमेंट से JSPS की फ़ेलोशिप मिली। ये बहुत सीनियर लोगों को ये फ़ेलोशिप दी जाती है। तो वहाँ मैंने 1 साल काम किया। वहाँ हमने कई टेक्निक डेवलप करी, हमने कई रिसर्च पेपर वहाँ पब्लिश किए। उसके बाद में रिटायर होने के बाद में मुझे यूनाइटेड नेशन से UNDP के लिए मुझे फुल प्रोफेसर की जो जॉब थी वो एडिस अबाबा यूनिवर्सिटी में मिली। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एडिस अबाबा यूनिवर्सिटी में मैं PhD स्टार्ट कर दूं पब्लिक हेल्थ में। तो ईश्वर की कृपा से हमने 1 साल के अंदर जो है वहाँ पे वेटरनरी पब्लिक हेल्थ में PhD स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए। काफ़ी मैंने इथियोपिया का वर्ल्ड में नाम रोशन किया क्योंकि वहाँ रहते हुए मैंने 200 के करीब पेपर पब्लिश करे। वहाँ से मैंने 3 किताबें भी लिखी। इसके अलावा मुझे काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं। मुझे अब तक 13-14 अवार्ड मिल चुके जो नेशनल और इंटरनेशनल है। अभी मैं भारत सरकार का बहुत आभारी हूँ दिल से कि उन्होंने इस साल मुझे जनवरी में पद्मश्री अवार्ड से साइंस में सम्मानित किया। ये मेरा जो पिछले जो 52 वर्ष का जो कार्य था, क्योंकि मैंने कार्य बंद नहीं किया। 1970 से लेकर आज तक मेरा काम चल रहा है।
अभी भी मैं काम करता हूँ लोगों के लिए, फ्री सेवा करता हूँ, क्योंकि मैंने फ्री सेवा करने के लिए नायरन कंसल्टेंसी ऑन वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट किया। उसका पर्पज़ यही है कि मैंने देखा अफ्रीका में कि उन लोगों की इंग्लिश भी कमज़ोर है, उनके पास इतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, तो मैं उन लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो फ्री में, मैं कोई चार्ज नहीं करता, ये फ्री टेक्निकल सेवा मैं दे रहा हूँ। पर्टिकुलरली जो साइंटिस्ट पुअर नेशन से बिलोंग करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, कुछ एशिया के गरीब कंट्रीज हैं, तो वो मुझे लिखते रहते हैं। तो जो भी साइंटिस्ट मेरे से एडवाइस लेता है, मैं कोशिश करता हूँ उसको जितना जल्दी मैं उसको मदद कर सकूँ। तो ये मेरा काम अभी भी चल रहा है जी। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं इस संसार के लिए कुछ काम कर पाया। बिल्कुल सर। हाँ। जैसे देखा जाए सर कि आपने भी बताया कि कई चुनौतियां इन कार्यों को करने के लिए आती हैं, ऐसी आपके सामने भी चुनौतियां आई होंगी और उसके बाद भी निरंतरता ये बनी रही। इसके पीछे कोई प्रेरणा परिवार में भी कई बार होता है कि परिवार भी देखना पड़ता है, बच्चे होते हैं उनको देखना पड़ता है, उसके बाद भी इतनी निरंतरता चलते हुए और आज पद्मश्री तक की यात्रा तय करी। उसके हाँ, अपने यूनिवर्सिटी की जॉब में मुझे काफ़ी चुनौतियाँ आई, तो लेकिन मैंने उसको भगवान का आशीर्वाद ही मान लिया कि चुनौतियाँ तो आएंगी, मैं उनसे, क्योंकि लोगों का जो माइंड सेट है वो मैं ठीक नहीं कर सकता। लोगों में ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है, आपस में अच्छे रिलेशन नहीं रखते, तो लेकिन फिर भी मैं उसकी चिंता नहीं करें। मैं भगवान का नाम लेकर निरंतर काम करता रहा, क्योंकि मेरी भगवान में बहुत आस्था है। और दूसरा ये है कि गीता का एक ही है, आप कर्म कर सकते हैं, फल आपके हाथ में नहीं है। तो मैंने वही गीता का सेंटेंस लेके उसको अपने जीवन में उतारा, तो मैं काम करता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने 13-14 अवार्ड मिल जाएंगे ज़िंदगी में, लेकिन ये सब ईश्वर की कृपा है। हाँ, मेरे परिवार को मेरे जैसे काफ़ी परेशानियाँ आई, क्योंकि मैं ज़्यादातर फॉरेन में रहा या लेबोरेटरी में काम करता था, या सुबह चला जाता था। डिपार्टमेंट का टाइम मानो 9:30 बजे का है, मैं 6 बजे 7 बजे चला जाता था डिपार्टमेंट, शाम को देर में आता था। फिर घर में भी मैंने एक कमरा इसी काम के लिए कर लिया कि वहीं अपना रिसर्च पेपर मैं लिख रहा हूँ। तो चुनौतियाँ तो बहुत आई। मेरी पर्टिकुलरली मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटियों को बहुत सफ़र करना पड़ा, क्योंकि मैं ज़्यादातर साइंस में ही लगा रहा। तो बाकी खैर अब वो बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है जी। जब इस सम्मान की घोषणा करी गई और जब आपको इसके बारे में पता चला, तो किस तरह का रोमांच एक कहते हैं कि दिमाग में आया, या कितनी संतुष्टि, वो जो कार्य आपने निस्वार्थ भाव से करे थे, तो कैसा लगा उस टाइम जब इस ऐसे सम्मान की, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, वो प्राप्त करने की जब आपको सूचना मिली, तो किस तरह का सर वो? हाँ, नहीं, वो तो रियली बहुत ही मतलब खुशी का माहौल था कि जब 25 जनवरी को 11 बजे होम मिनिस्ट्री से टेलीफोन आता है कि आपको पद्मश्री दिया जा रहा है, तो नेचुरली मेरी पत्नी, मेरी बड़ी बेटी, क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ, छोटी बेटी मेरी गुड़गांव में रहती है, तो बहुत खुशी है। तो लेकिन इंतज़ार नहीं हो पा रहा था कि रात के 8 बजे जब तक वो नेशनल चैनल पर ना आए। तो 8 बजे के बाद तो फिर सभी लोगों को पता लग गया, रिश्तेदारों के टेलीफोन आने से हो गए, फ़ौरन से ईमेल, फिर मोबाइल, व्हाट्सएप, ये सब आता रहा। सर कैसे परिवार का कैसा इमोशन रहा होगा उस समय जब ये उनको इस बारे में पता लगा कि आपको इतना बड़ा सम्मान दिया है? पहले तो परिवार वाले सोचते थे कि बड़ा मुश्किल है इस तरह का ऑनर मिलना, लेकिन जब मिला तो उन्हें लगा कि भाई ईश्वर ने आपकी जो 52 साल की मेहनत है वो सफल कर दी। बिल्कुल सर, जो आज भी कई ऐसे लोग हैं जो संपन्न हैं,
पर वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं और प्राइवेट जॉब्स में जाते हैं, कमर्शियल जॉब्स में जाते हैं बड़े बड़े लोग, और एक आधुनिकता और भौतिकता की चकाचौंध में खुद भी रंगे हुए हैं, परिवार भी। ऐसे समय में आपने इतना समाज के लिए कार्य किया और ये सम्मान मिला। ऐसे जो लोग हैं और जो आज का युवा है, क्योंकि 52 साल का एक बहुत लंबा पीरियड आपने देखा भी जी, और जी, फिर जी। चुनौतियों का सामना कर, पर आज का जो युवा है वो उसका पोटेंशियल इतना नहीं है, वो दिमाग से इतना सशक्त नहीं है कि किसी चीज़ का इंतजार कर सके, वो तुरंत शॉर्टकट करके कुछ ना कुछ पाना है। बिल्कुल तो सही है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा यही है सभी से कहना कि आप ये मान के चलिए कि आप कुछ नहीं करते, जो आप कर रहे हैं वो ईश्वर की प्रेरणा से कर रहे हैं। पहली बात तो यही है कि आप यह है ईश्वर में 100% आस्था रखिए। नंबर 2 जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में है कि आप ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से जो भी आपका फील्ड है जीवन में, उसमें आप लगातार काम करते रहिए, क्योंकि लगातार काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हमने 6 महीने काम कर दिया, साल भर छोड़ दिया, वो नहीं। तीसरा क्या है कि आप जो है ये जो सोशल मीडिया है इसको थोड़ा आप कम कीजिए, गपशप मत मारिए, टीवी पे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए, इधर उधर पार्टी वगैरह में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उस टाइम को आप अच्छे काम में यूटिलाइज करें। चौथी जो मेरी एडवाइस है, जो मैं सबको देता हूँ, कि अगर आप बहुत सिंपल और सीधी सादी अगर आप जीवन बिताते हैं, घर का आप भोजन कीजिए, सुबह आप उठिए, प्राणायाम कीजिए, तो अगर आप सिंपल लाइफ में बिलीव करते हैं तो आप समाज के लिए, बेशक चाहे आप 100 रुपये से किसी गरीब इंसान की आप मदद करें, चैरिटी करें, वो मैं सबसे कहता हूँ कि आप सिंपल लाइफ क्या नाम है आप एडॉप्ट कीजिए, ताकि आप जो गरीब हैं, जो डाउन ट्रोडन हमारी सोसाइटी है, बहुत लोग बहुत गरीब हैं जिनकी हमें मदद करनी चाहिए, तो सिंपलिसिटी से ही आप मदद कर सकते हैं। हाँ। सर, आज इंडियन वेटनरी एसोसिएशन के कार्यालय में आप आए हैं, क्या उद्देश्य है आ जाने का और कैसा लग रहा है आज? क्योंकि दिल्ली से मेरा बड़ा पुराना संबंध है, दिल्ली से ही मैंने अपना जो जीवन है वो स्टार्ट किया था 1970 में। तो इन लोगों को पता लगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को मुझे मेरी कम्युनिटी के लोगों ने, राजपूत कम्युनिटी ने, उन्होंने मुझे सम्मान के लिए मुझे बुलाया था, तो मैं आया उन लोगों के लिए था। फिर इसी बीच में मुझे जो इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी डिजीज वसंत विहार में है, तो उनको पता लग गया। फिर उनका मेरा 4 तारीख को वहाँ भी एक गेस्ट लेक्चर था 1 घंटे का। फिर यहाँ भी पता लग गया, ये डॉक्टर चंचल और ये डॉक्टर दिवांकर, तो ये कह लगे सर आप हमारे यहाँ भी आइए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब संडे को फिर ये मुझे बुला रहे हैं, एक और एसोसिएशन है, तो मैंने अब नेचुरली, अब मैं बेसिकली तो वेटरनेरियन ही हूँ, तो वेटरनेरियन के बीच में रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आई फील प्राउड कि मैं वेटरनेरियन हूँ। तो और वेटरनेरियन का अगर आप देखें तो वर्ल्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ वेटरनेरियन का जो मेन कंट्रीब्यूशन है इस वर्ल्ड में। एक तो सबसे बड़ा वेटरनेरियन का जो कंट्रीब्यूशन है, स्विट्ज़रलैंड के डॉक्टर जैकब नूफर भी हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक औरत पे सीजेरियन सेक्शन किया था। ये बातें हैं 1500 शताब्दी की, 1500। अब आप देख लीजिए कि जब ये इन्होंने, एक वेटरनेरियन ने सीजेरियन सेक्शन किया था एक औरत पे, आज देखिए उससे करोड़ों बच्चे आज पैदा होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आविष्कार था जो वेटरनेरियन ने किया वर्ल्ड। दूसरा जो मैं बताता हूँ, जो बहुत बड़ा जो वेटरनेरियन का कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, आपने BCG वैक्सीन सुना होगा। तो जो BCG वैक्सीन है
ये टीबी कंट्रोल के काम में आती है। और टीबी से हर साल लाखों लोग पूरे वर्ल्ड में मरते हैं, पर्टिकुलरली एशिया और अफ्रीका में। तो उसमें जो डॉक्टर ग्यूरिन थे, क्योंकि 2 साइंटिस्टों ने मिलकर ये टीबी के लिए वैक्सीन बनाया था, BCG, डॉक्टर कालमेटी एंड डॉक्टर ग्यूरिन। तो जो डॉक्टर कालमेटी थे वो मेडिकल डॉक्टर थे, और जो ग्यूरिन थे, डॉक्टर ग्यूरिन, वो वेटरनरियन थे। तो दोनों ने मिलकर ये BCG वैक्सीन बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इस संसार के लिए वेटरनरियन ने कंट्रीब्यूट किया। तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि आज जो पूरे वर्ल्ड में वन हेल्थ कंसेप्ट चल रहा है, वन हेल्थ वन हेल्थ वन हेल्थ, तो इस वन हेल्थ का भी जो ओरिजिन है या जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया वन हेल्थ प्रोग्राम, ये डॉक्टर काल्विन सोवे, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में USA में प्रोफेसर थे। मैं डॉक्टर काल्विन सोवे को जानता था और मैं उनके अंडर में PhD भी करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश मैं उनके अंडर में PhD नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे थोड़ा PhD जल्दी करनी थी और वो कह रहे थे कि आपको मैं 4 साल के बाद मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट हैं। तो डॉक्टर शोबे ने ये वन हेल्थ का कंसेप्ट दिया। तो आज पूरे वर्ल्ड में WHO, दूसरी भी ऑर्गन, सब वन हेल्थ की बात करते हैं। और वन हेल्थ जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रीफ में, कि बिना वेटरनरियन के वन हेल्थ प्रोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि आज जो है 60% जो बीमारियां हैं इंसान के अंदर वो एनिमल से आती हैं। तो बिना वेटरनरी डॉक्टर के आप वन हेल्थ नहीं अचीव कर सकते। बिल्कुल जुड़े। तो जब देखा आपने कैसे एक कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था मंजिले गालिब की ओर, लोग आते गए और काफ़िला बनता गया। एक दिल्ली से एक सर्विस में जुड़कर कार्य करने वाले पद्मश्री डॉक्टर प्रोफेसर महेंद्र पाल जी किस तरह से एक अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी और एक अपने सामाजिक जीवन का समन्वय बनाकर आज देश के गौरव पूरे विश्व में विख्यात हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत आभार, और जो आपका ये कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, देश सदैव आपका कृतज्ञ रहेगा। मैं जितेंद्र तिवारी, तर्कस के लिए नमस्कार।